फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम हिंदी भाषा और विकास से आने वाले प्रश्नों को संकलित किए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस विषय से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है कि वर्गीकरण भाषा के इतिहास का आधार बताया गया है। तो किस में बताया गया है, किस वर्गीकरण में? तो पारिवारिक वर्गीकरण में बातें की गई कि जो भाषा का इतिहास का आधार है वो क्या है, तो पारिवारिक वर्गीकरण है। दूसरा प्रश्न है कि किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश में कौन सी भाषा कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा माना? तो अणा अणक की भाषा माना है। तीसरा प्रश्न है कि मैथिली भाषा को बोली नामकरण किसने दिया? तो कोलब्रुक ने मैथिली भाषा को नामकरण दिया, कोलब्रुक ने। अगला प्रश्न है कि ओकार बहुला में कौन कौन सी बोली आती है? तो ब्रज भाषा आती है, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, मालवी। ये सभी जो है उच्चारण स्थान के अंतर्गत है ओकार बहुला। तो ये सब इसके अंतर्गत इतनी सारी बोलियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है कि आकार बहुला में कौन कौन सी बोली आएंगी? तो कौरवी और दक्षिणी आती है। छठा प्रश्न है कि उदासीन आकार बहुला में कौन कौन सी बोली हैं? तो अवधी और बघेली जो है उदासीन आकार बहुला में आती है। सातवां प्रश्न है कि इकार बहुला में कौन कौन सी बोली आती है? तो इकार बहुला में केवल भोजपुरी आती है। अगला प्रश्न है कि भारोपी परिवार की भाषा के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी शाखा है? तो भारोपी परिवार के अंतर्गत अल्बानी है, फेल्टिक है, बाल्टिक है, केल्टिक है, जर्मनिक है, आर्मेनिक और इटालिक जो है भारोपी परिवार भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कच्चायन के अनुसार, नवा प्रश्न, कच्चायन के अनुसार पाली में कुल कितने स्वर हैं? तो कच्चायन के अनुसार पाली में कुल 8 स्वर हैं। आचार्य, 10वां प्रश्न है कि आचार्य मोगलन ने पाली में स्वरों की संख्या कितनी बताई है? तो 10 बताई है। आचार्य मोगलन ने पाली में स्वरों की संख्या 10 बताई है और कच्चायन ने पाली में स्वरों की संख्या 8 बताई है। अगला प्रश्न है 11वां कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श ग्रंथ में कौन सी जो प्राकृत भाषा को सर्वोत्कृष्ट माना है, सबसे ऊंचा कौन सा माना है? तो महाराष्ट्रीय जो भाषा है आचार्य दंडी ने काव्यादर्श को सबसे उत्तम कोटि का माना है। अगला प्रश्न है 12वां कि लिपि का विकास सही क्रम क्या है? लिपि का विकास का सही क्रम भी पूछता है। तो सबसे पहले चित्रलिपि है, फिर उसके बाद प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि में अक्षरात्मक भी होता है और वर्णात्मक भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणवी बोली में कौन सी उपबोली आती है? तो हरियाणवी बोली में उपबोली जो है वो जाटू और यमरवा होती है। 14वां प्रश्न है कि ब्रजभाषा बोली में कौन कौन सी उपबोली हैं? तो बुक्सा है, जादुवाटी है और डोंगी है। ब्रजभाषा में बुक्सा, जादुवाटी और डोंगी उपबोली हैं। 15वां प्रश्न है कि बुंदेली में कौन कौन सी उपबोली आती हैं? तो पावरी, वनाफरी, लोधांती और निभट्टा। अवधी में कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं? तो जोल्हा है, गहोरा है और चूड़र है। ये सब अवधी के अंतर्गत उपबोलियाँ हैं। बघेली में कौन सी उपबोली है? तो निबट्टा है। बघेली में निबट्टा है और निबट्टा किस में था? तो बुंदेली में निभट्टा है और बघेली में निबट्टा है। अगला प्रश्न 18वां कि गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या बताया है, क्या नाम दिया है? तो खड़ी बोली को उन्होंने खरी या शुद्ध बोली कहा है। 19वां प्रश्न है कि ग्राहम बेल ने खड़ी बोली को क्या बताया? तो उठी हुई बोली कहा है खड़ी बोली को। 20वां प्रश्न है कि गियर्सन ने खड़ी बोली को क्या माना है? तो गंवारी बोली माना है। गंवारी बोली को किसने माना है? तो गियर्सन ने खड़ी बोली को माना है। अगला प्रश्न है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या माना है? तो मर्दानी बोली कहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। लागू कब हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 में, लेकिन मनाया कब से जा रहा है? 14 सितंबर 1953 से। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं? तो ब्रजभाषा शामिल नहीं है। 24वां प्रश्न है कि संसद की जो भाषा वे किस वर्ग में रखी गई? तो भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा रखी गई। अगला प्रश्न है कि विधान मंडल की भाषा वो किस भाग में रखी है? तो भाग 6 और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल की भाषा को रखा गया। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी है, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 343 में। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भाषा का जो प्रचार प्रसार है वह अनुच्छेद 351 में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की भाषा हिंदी हो सकती है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 345 में है कि किसी राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य की भाषा हो सकती है, यह अनुच्छेद 345 में कहा गया। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली में कौन कौन से जो क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मारवाड़ी जोधपुर में है, अजमेर में, सिरोही में, नागौर में, चूरू, जालौन, जैसलमेर और मेवाड़, बीकानेर और उदयपुर में
जो है मारवाड़ी बोली क्षेत्रों में सब बोली जाती है। अगला प्रश्न है 27वां कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ को बताया कि पंचतंत्र का अनुवाद कलीला व दीमना ज़बान हिंदी में है। तो बजरोया नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ की भूमिका में ये बातें कही है कि जो पंचतंत्र का अनुवाद है वह कलीला व दीमना यानी ज़बान हिंदी में है, बजरोया ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हेमचंद ने कौन से ग्रंथ रचित है, हेमचंद द्वारा कौन से ग्रंथ रचित है, तो प्राकृत व्याकरण है। अगला प्रश्न है 29वां कि प्राकृत प्रकाश किस ग्रंथकार द्वारा रचित, तो वर रुचि द्वारा यह रचित है प्राकृत प्रकाश, और हेमचंद द्वारा प्राकृत और व्याकरण था। अगला प्रश्न है कि प्राकृत का जो समय वो क्या है, तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्राकृत का समय सीमा माना गया। अगला प्रश्न है कि कुटिल लिपि को किस नाम से भी और जाना जाता है, तो कुटिल लिपि को सिद्धमातृका और न्यून कोड़ी लिपि भी कहा जाता है। कौन सी लिपि, कुटिल लिपि को तो सिद्धमातृका और न्यून कोड़ी लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डिंगल और पिंगल भाषा से क्या तात्पर्य, तो जो डिंगल भाषा है वह अपभ्रंश के योग से बनी हुई राजस्थानी भाषा है, और पिंगल जो है पूर्वी राजस्थानी ब्रज क्षेत्रीय से मिलकर के पिंगल भाषा बना है। अगला प्रश्न है कि वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है, तो वैदिक भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो 13 है और व्यंजन है 39, यानी कुल मिलाकर 52 वर्ण है वैदिक भाषा में। अगला प्रश्न है 34वां कि अवहट भाषा का तात्पर्य क्या है, तो अवहट भाषा मतलब परिनिष्ठित अपभ्रंश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष क्या है, तो 1 मई 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 36 नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति कौन थे, तो बाबू राधा कृष्ण दास थे। 37 की अपभ्रंश भाषा की विशेषता क्या है, तो वर्ण की द्वितीय प्रवृत्ति अपभ्रंश की विशेषता है। प्रश्न होगा कि अपभ्रंश भाषा में कौन कौन सी विशेषता है, तो सबसे बड़ी विशेषता यही कि वर्ण की द्वितीय प्रवृत्ति अपभ्रंश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 38 भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जॉर्ज गियर्सन। कौन है इस ग्रंथ के लेखक, तो जॉर्ज गियर्सन है भाषा सर्वेक्षण के। अगला प्रश्न देखते हैं 39 कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। 40 कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 41 राजभाषा आयोग की जो सिफारिश व समीक्षा किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ था वो गोविंद वल्लभ पंत के 1957 में इसकी समीक्षा हुई थी। राजभाषा आयोग की सिफारिश की जो समीक्षा हुई थी वह किसने, गोविंद वल्लभ पंत 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न कि संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट कब दिया था, तो 1959 में 1959 में ये अपना प्रतिवेदन दिया था। अगला प्रश्न है 43 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में, तो ये विशेष अनुबंध जो है वो अनुच्छेद 347 में कही गई है। अगला प्रश्न है 44 कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है 45 कि राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 344 में है। 46 है कि राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम है, तो 12 नियम है। राजभाषा नियम अनुच्छेद में 12 नियम बताएंगे 1976 में। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वह संसद में पारित हुआ, इसके प्रस्तावक कौन थे, तो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के जो प्रस्तावक कौन थे, तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। अगला प्रश्न है 48 कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी, स्वाधीनता आंदोलन के लिए, तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है 49 कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं, राजभाषा अधिनियम कब आई 1963, इसमें धाराएं कितनी है, तो 9 धाराएं। अगला प्रश्न है कि 50 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 351 में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची को रखा गया है, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है कि यद्यपि 51 की यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं कि जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, यह कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। 52 की राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालय को कितने वर्ग क्षेत्र में विभाजित किया गया था, तो राजभाषा नियम 1976 केंद्र सरकार के कार्यालय में 3 क्षेत्रों में यह विभाजित किया गया था। 53 की प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खैर आयोग का गठन कब हुआ था, तो 7 जून 1955 में बाल गंगाधर बीजी खैर का आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 में। 54 कि वर्ष 1918 में
वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए किसने राष्ट्रभाषा का हिंदी में समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। 55 की हिंदी इस समय कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में? तो 9 और 1, यानी 9 राज्यों में और 1 दिल्ली में जो है हिंदी जो राजभाषा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई थी। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह जो बैठक हुई थी ये उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी लिपि सुधार परिषद की। अगला प्रश्न है कि 57 की हिंदी साहित्य परिषद सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 58 की साहित्य अकादमी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 59 की हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? 1910 में। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न कि संगीत नाटक अकादमी 1953 के संस्थापक कौन थे? संगीत नाटक अकादमी के संस्थापक 1953 में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।